सीडीपी कंप्लीट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बालक। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार आ जाएं। हमारे चैनल पर स्टूडेंट बस 20-25 हैं जो रेगुलर हैं, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालता हूं उस पर व्यूज इतने ही आते हैं। तो जो भी 20-25 स्टूडेंट अपनी क्लासेस के लिए रेडी हैं, मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूं। चलिए, जो आए हैं उनका वेलकम है। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 रखा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बालक। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे विशिष्ट बालक के बारे में A to Z चीजें। यानी कि आज का सेशन लेने के बाद विशिष्ट बालकों के रिगार्डिंग आपको एक भी दिक्कत नहीं रहेगी। जो भी दिक्कतें आपको महसूस होती थी इस टॉपिक को लेकर, वो एक भी दिक्कत आपको नहीं लगेगी ये पूरा सेशन जब आप ले लोगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एक बार आपके कमेंट में एक बार मोबाइल पर खोल लेता हूं। जो भी दिक्कतें आप, चलिए मोबाइल पर खोल लिया है मैंने। ये जो हमारा चैप्टर है, ये है चैप्टर 2। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट बालक कौन होता है? देखिए, विशिष्ट या असाधारण बालक उन बालकों को कहोगे जो विभिन्न प्रकार के गुणों में सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। यानी कि सबसे पहली चीज हम जो देखते हैं वो देखते हैं सामान्य विशिष्ट बालक क्या है। ठीक है, हम सबसे पहला टॉपिक क्या देखेंगे, विशिष्ट बालक कौन है। तो जब भी पूछे विशिष्ट बालक कौन है तो आपको लिखना है विशिष्ट या असाधारण बालक वह है। विशिष्ट या असाधारण बालक वह है जो विभिन्न प्रकार के शील गुणों का मतलब होता है ट्रेट्स में सामान्य बालक से अलग है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि कोई भी बालक जो सामान्य से अलग है वो विशिष्ट बालक कहलाएगा। या तो सामान्य से ऊपर है या सामान्य से नीचे है, तो वो क्या होगा, विशिष्ट बालक होगा। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए हमने लिखा सामान्य बालक। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि सामान्य बालक से चाहे ऊपर हो चाहे सामान्य बालक से नीचे हो, वो सब क्या कहलाएंगे, विशिष्ट बालक कहलाएंगे। यानी कि ऐसा बच्चा जो सामान्य से अलग हो, जो सामान्य बालक से अलग हो, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, दोनों प्रकार के बालक जो है विशिष्ट बालकों की कैटेगरी के अंदर आप काउंट करोगे। ठीक है, ये तो हुई विशिष्ट बालक क्या है। अब विशिष्ट बालकों के प्रकार, दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है विशिष्ट बालकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड। विशिष्ट बालकों के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो एक मनोवैज्ञानिक है किर्क मनोवैज्ञानिक ने ये अलग अलग जो है विशिष्ट बालकों के प्रकार बांटे हैं। पहला है प्रतिभाशाली बालक। इसके अंदर पहले कौन से हैं, प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली को बोलते हैं गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड। ठीक है, दूसरा कौन सा है, मानसिक रूप से मंद बालक। ये सारे बालक सामान्य से अलग हैं, मानसिक रूप से मंद, इसको बोला जाता है मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड। ठीक है, तीसरा है
अधिगम निर्योग्यता से ग्रसित बालक, अधिगम निर्योग्यता से ग्रसित बालक, यानी कि ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। चौथा होता है व्यवहारगत रोगों से ग्रसित, व्यवहारगत रोगों से ग्रसित। इसको क्या बोला जाता है? चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिसऑर्डर, चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिसऑर्डर। इनका जो बिहेवियर होगा वो सामान्य बालक से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, ये तो हो गए चार। पांचवा प्रकार कौन सा है? भाषागत या भाषा दोष से ग्रसित बालक। पांचवा कौन सा होता है? भाषा दोष से ग्रसित बालक। ऐसा बालक जिसको क्या है? भाषा दोष है। इसको क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन विद लैंग्वेज डिसऑर्डर, चिल्ड्रन विद लैंग्वेज डिसऑर्डर। छठा बालक होता है श्रव्य दोष से ग्रसित, जिसको सुनता नहीं है, श्रव्य दोष से ग्रसित बालक। इसका मतलब क्या होगा? श्रव्य, चाइल्ड विद श्रव्य और दृश्य दोनों लिखो, यानी कि ऑडियो विजुअली चैलेंज्ड, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया मैंने। सातवां प्रकार कौन सा होता है विशिष्ट बालकों का? बहुविकलांगता, जिनके अंदर क्या होती है? बहुविकलांगता होती है। बहुविकलांगता से ग्रसित बालक। बहुविकलांगता से ग्रसित बालक, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है चिल्ड्रन विद मल्टीपल हैंडीकैप्स। तो यहां पर हमने देखा विशिष्ट बालकों के प्रकार। सबसे पहले हमने देखा कि विशिष्ट बालक क्या होता है। तो विशिष्ट बालक वो होता है जो सामान्य बालक से अलग है। किन चीजों में? शील गुणों में, यानी कि गुणों के अंदर, क्वालिटीज के अंदर जो सामान्य बालक से अलग है। और विशिष्ट बालकों के अंदर हमने 7 प्रकार के बालक देखे। पहले प्रतिभाशाली गिफ्टेड, दूसरे मानसिक रूप से मंद यानी मेंटली रिटार्टेड, तीसरे अधिगम निर्योग्यता से ग्रसित लर्निंग डिजेबिलिटीज वाले, चौथे हैं व्यवहारगत रोगों से ग्रसित चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिसऑर्डर, पांचवें हैं भाषागत दोष से ग्रसित लैंग्वेज डिसऑर्डर, छठे हैं श्रव्य और दृश्य दोष से ग्रसित ऑडियो विजुअली चैलेंज्ड, और सातवां है बहुविकलांगता से ग्रसित यानी कि चिल्ड्रन विद मल्टीपल हैंडीकैप। यहां तक सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई? जल्दी मुझे बताइए। सिर्फ 34 स्टूडेंट आए हैं, कोई बात नहीं। आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे बताइए। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं, मैं पूरे महीने जितना काम करता हूं उसकी सैलरी आपको पता है कितनी मिलती है यूट्यूब से? सिर्फ 5,000 रुपये। खुद सोच के देखो यार कि आप लोगों के लिए इतना काम करना। आप कहते हो सर क्लासेस नहीं आती, दिन के अंदर 5-5 वीडियो डालता हूं लेकिन व्यूज नहीं आते उस पर। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होनी चाहिए। लेकिन सारे स्टूडेंट मतलबी होते हैं, मैं आपको सच बताऊं तो। अपना काम निकला, भाड़ में गई चीजें। तो ऐसा ही दोस्त मैं बन नहीं सकता हूं, इसीलिए मैं ये चीजें कंटिन्यू रख रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये तो आपको पता लग गया। अब एक काम करते हैं, ये जो अलग अलग प्रकार की जो विकलांगताएं मैंने आपको बताई हैं, इन सब के बारे में जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम मेन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्पेशल चाइल्ड के अंदर हम पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बालक किसे बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है प्रतिभाशाली बालक। जो ये प्रतिभाशाली बालक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड। तो प्रतिभाशाली बालकों के बारे में
चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के बारे में सबसे पहली बात यह है, इनका जो IQ होता है 140 प्लस होगा। सबसे पहली बात क्या होगी कि IQ बुद्धि लब्धि 140 से प्लस मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये होते हैं कि इनका कार्य निष्पादन का मतलब है वर्क आउटकम ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे एक नॉर्मल बच्चा पढ़े और 1 घंटे एक प्रतिभाशाली बालक पढ़े, तो 1 घंटे में बहुत ज्यादा चीजें वो करके हटेगा, उसका वर्क आउटकम बहुत ज्यादा होगा। तो प्रतिभाशाली बालकों का कार्य निष्पादन वर्क आउटकम जो होता है बहुत ज्यादा होता है। वो अपने विशिष्ट क्षेत्र में परफेक्ट होते हैं। विशिष्ट क्षेत्र में वो कैसे होते हैं? परफेक्ट होते हैं। यानी कि मान लो किसी का IQ 140 प्लस है, वो कोई भी काम करेगा जो वो करता है उसके अंदर वो परफेक्ट होगा। तो प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट क्षेत्र में क्या होंगे? परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालकों के बारे में 2-3 चीजें आपको जाननी जरूरी थी, ये तो जरूरी थी। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं और ज्यादा। देखिए, इनके अंदर परफेक्ट लॉजिकल थिंकिंग मिलती है। क्या मिलती है? परफेक्ट लॉजिकल थिंकिंग। यानी कि ये किसी भी चीज को वैसे ही स्वीकार नहीं करते, लॉजिक के ऊपर, तर्क के ऊपर इनकी सारी चीजें टिकी होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं उत्तम तार्किक चिंतन। इन बच्चों का उत्तम तार्किक चिंतन होता है, हाई लॉजिकल थिंकिंग होती है। इनकी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है इनकी। उसके बाद इनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता अधिक होती है। IQ अधिक है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की इनके अंदर क्षमता क्या होगी? अधिक मिलेगी। ये प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत अच्छे होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की अधिक मिलेगी, ठीक है। इनके अंदर क्रिएटिविटी होगी, क्रिएटिव थिंकिंग। वैसे तो बुद्धिमत्ता और क्रिएटिविटी का इतना लेना देना नहीं है, लेकिन सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर मिलेगा इनके अंदर। सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर, यानी किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो उसका नया सॉल्यूशन निकालेंगे। सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर, ठीक है। समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। कार्य करने में स्वतंत्र निर्णय लेंगे। कार्य करने में स्वतंत्र निर्णय, पूछ कर नहीं करेंगे, अपने आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि इनका डिसीजन मेकिंग इनकी काफी अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग अच्छी, निर्णय लेने की शक्ति अच्छी, निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब इनको शिक्षा कैसे दी जाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अब तक किया है, ठीक है। जो हमने अब तक किया है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको विशिष्ट बालकों के अंदर सबसे पहले गिफ्टेड बालक बताए। गिफ्टेड बालकों के अंदर आपके सामने ये चीज निकल कर आई कि IQ 140 प्लस होगा, वर्क आउटकम ज्यादा होगा, अपने विशिष्ट क्षेत्र में परफेक्ट होंगे, उत्तम तार्किक चिंतन होगा, परफेक्ट लॉजिकल थिंकिंग होगा, क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता अधिक होगी, क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर होगा, कार्य करने में स्वतंत्र निर्णय लेंगे, पूछ कर काम नहीं करेंगे, और डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी इनकी, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होगी। तो अब इन एक क्वेश्चन यहां से एक टॉपिक आता है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो वो टॉपिक करते हैं अभी। चलो देखिए, मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है, आपको पता है। जिस कंपनी के साथ मैंने करार किया था वो बेकार निकले, इसीलिए मेरे कई स्टूडेंट ऐप के ऊपर जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उनका DSSP का कोर्स तो हो गया, CTET और UPTET वालों के लिए बहुत दिक्कतें इसीलिए आ रही हैं। मैं दिक्कतें क्रिएट नहीं कर रहा हूं, तो उनका भी कोर्स 1 महीने में खत्म हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, तो और ज्यादा काम यहाँ पर होगा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि यार मुझे साथ नहीं मिलता लोगों का।
लेकिन अब की बार मुझे साथ चाहिए नहीं, बिकॉज अब की बार मैं खुद की शांति के लिए काम कर रहा हूं, वरना 5,000 रुपए के लिए एक महीना कोई इतनी मेहनत ना करे। आपको यकीन नहीं आता तो किसी दिन YouTube खोल के भी दिखा दूंगा, उससे ज्यादा इनकम नहीं होती। जहां पर लाख लाख व्यू आते हैं वहां पर कुछ इनकम होती है, यहां पर तो कुछ नहीं। अब प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा। प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, बताइए जी। आप मास्टर हैं, आपको तो पता होना चाहिए प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। बताओ कौन कौन सी खूबियां होगी। सबसे पहली जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए होगा, एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम होना चाहिए। एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम बनाया जाएगा इनके लिए वो सामान्य बच्चों से अलग होगा, क्योंकि हाई आईक्यू है, 140 प्लस का आईक्यू है। यानी कि इन बच्चों को सामान्य बच्चों वाले पाठ्यक्रम के साथ साथ थोड़ा कठिन और थोड़ा जटिल कार्य जो है पाठ्यक्रम देना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम में समृद्धि, पाठ्यक्रम में समृद्धि। समृद्धि का मतलब है थोड़ा सा टफ इनको करिकुलम दिया जाएगा, यानी कि नॉर्मल बच्चे से टफ करिकुलम, क्योंकि ये बोर हो जाएंगे अगर वैसा इजी सवाल देंगे तो इनको, क्योंकि आप नॉर्मल बच्चे वाले इनको करिकुलम दोगे तो काफी इजी लगेगा। नॉर्मल बच्चे से टफ इनका करिकुलम होगा। समझ में आई बात? बिल्कुल। चलिए, और एक बात याद रखना, इनकी विषय वस्तु में अमूर्तता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या इसके अंदर याद रखना, विषय में अमूर्तता, यानी कि इनका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग काफी अच्छी होती है, तो अमूर्तता इनके अंदर काफी होनी चाहिए। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको मूर्त से अमूर्त पढ़ाया जाता है, लेकिन इनको अमूर्त चीजें ज्यादा दिखाई जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजें। ठीक है, क्यों होना चाहिए? ताकि बच्चों के सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाए। आईक्यू इतना अच्छा है तो और ज्यादा आईक्यू इनका अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। तो एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम पहली चीज थी जिसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज जो इनको शिक्षा देते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए वो हो सकता है विशिष्ट कक्षा का प्रबंध। विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, ये किस चिड़िया का नाम है? अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस। अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट करना चाहिए। इन बच्चों के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक जैसे बच्चे होने की वजह से ये सभी अच्छी तरह के तरीके से क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। और यहां पर मान लीजिए विशिष्ट कक्षा कब लगाई जाएंगी, याद रखना ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट कक्षा ऐसा नहीं होगा कि इन जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनका अलग सेक्शन बना दिया जाए, नहीं, इन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं, एक्स्ट्रा पीरियड लगाए जाते हैं। इन बच्चों के लिए जीरो पीरियड भी लगा सकते हैं। ये सारे जो तरीके होंगे, ये जो पिछड़े हुए बच्चे होंगे, जो सामान्य से नीचे होंगे, उनके लिए भी यूज होंगे। तो ये तीन चीज, एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा पीरियड, जीरो पीरियड, या फिर वैकेशन के अंदर, वैकेशंस में क्लासेस, यानी बाकी सभी बच्चों की छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी में जैसे कई बच्चों को जो बुला लेते हैं। ठीक है सर, मैं आपके चैनल पे पहली बार आया हूं, तनवीर आलम, आपको पता है मुझे अब अपनी ये पूरी फैमिली दोबारा से बनानी पड़ेगी। मेरा चैनल 6.5 लाख के करीब हो जाता, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा का चैनल था ये बैक टू स्कूल, वो डिलीट हो गया मेरा, तो मुझे जीरो से चीजें करनी पड़ती हैं। और ये कहने की बातें हैं यार, आज के टाइम पर किसी से बिल्कुल उसका जीरो करके वापस दे दो तो बहुत मुश्किल होता है खड़ा होना, बट आई विल डू इट अपने लिए, आप सबके लिए। तो मुझे एक नई फैमिली बनानी पड़ेगी और मैं डेली आऊंगा, तो जो मेरे साथ डेली आएंगे मेरा कनेक्शन उनके साथ अच्छा बनेगा। ये आज नहीं, 2 महीने में नहीं, 6 महीने तक मैं लगातार ऐसे अगर मैंने पढ़ा दिया तो YouTube के ऊपर ऐसी क्लासेस कहीं नहीं होंगी। चलिए बाकी बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट तीसरी चीज देखिए, कैसी कक्षा होनी चाहिए। तीसरी चीज याद रखना कि इनको इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, निर्देश, निर्देश, इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है? देखिए प्रतिभाशाली बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, देखिए ये बच्चे देखो, सबसे पहले देखो ये बच्चे होते हैं सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब है अपनी दिशा को खुद चुनते हैं।
लेकिन ऐसे बच्चे सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं लेकिन अभी इतने मैच्योर नहीं होते। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, इन बच्चों को प्रत्यक्ष यानी कि इन बच्चों को डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से प्लस इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से क्या करने पड़ेंगे, निर्देश दें। इससे क्या होगा, दे विल बी मोर मोटिवेटेड, दे विल बी मोर मोटिवेटेड। देखिए मोटिवेशन की तो कमी इनके अंदर होती नहीं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं यानी कि खुद अपनी तैयारी को अपनी दिशा देते हैं, लेकिन फिर भी टीचर को इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज इनके मोटिवेशन में हाई करने के लिए इनको। चलो चौथा पॉइंट देखो, इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, एबल एंड इफेक्टिव टीचर। एबल एंड इफेक्टिव टीचर। कोई एक बच्चा है 140 प्लस के आईक्यू का, चौथी क्लास में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की 15,000 की मैडम से नहीं पढ़ पाएगा, उसे मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा? क्योंकि शिक्षा के लिए योग्य अध्यापक होने चाहिए, बौद्धिक रूप से सक्षम होना चाहिए अध्यापक, ठीक है, यानी कि योग्य और प्रभावकारी शिक्षक या योग्य शिक्षक। इसमें आप एक बात याद रखेंगे, टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर शुड बी वेल एजुकेटेड। ऐसा नहीं कि सीटेट के एग्जाम में मैडम खुद 3 बार पास फेल हो जाएं और आपको बोलें कि मेरी वीडियो देख लो 140 प्लस नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बौद्धिक रूप से सक्षम होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए टीचर इन बच्चों के लिए, बौद्धिक रूप से सक्षम, यानी कि मेंटली मैच्योर्ड भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मेंटली मैच्योर्ड होना चाहिए। प्रभावी शिक्षक होना चाहिए, प्रभावी शिक्षक। प्रभावी शिक्षण कब होता है? इन बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण होना चाहिए, तो उसके लिए प्रभावी शिक्षक होगा। इफेक्टिव टीचर कौन होता है? इफेक्टिव टीचर, याद रखना इसके 2 रूल हैं, दोनों रूल आपको पता होने चाहिए। पहला रूल क्या है? प्रभावी शिक्षक उसे बोलेंगे सबसे पहले तो तत्परता का नियम याद रखना, तत्परता का नियम पालन करता हो। तत्परता का नियम का मतलब होता है लॉ ऑफ रेडीनेस का पालन करता हो, यानी कि पढ़ाने आए क्लासरूम में तो सभी बच्चे क्या हो जाएं, रेडी हो जाएं बिल्कुल, तभी इफेक्टिव टीचिंग होगी। तो ऐसे बच्चों के लिए टीचर प्रभावी होना चाहिए, यानी कि तत्परता का नियम लागू करने वाला होना चाहिए। और प्रभावी शिक्षक क्या यूज करेगा? टीएलएम का प्रयोग। टीएलएम का प्रयोग यानी ऐसे बच्चों के साथ आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी प्रयोग कर सकते हैं। टीएलएम का मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर इन दोनों चीजों का सहारा लेता है टीएलएम का और बच्चों को बिल्कुल तत्पर करके पढ़ाता है तो प्रभावी शिक्षण हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए शिक्षक कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये टॉपिक था हमारा जाए हमारा, ठीक है, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए आज का। सबसे पहले मैंने बताया था विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? जो सामान्य बालक से अलग हो, जो सामान्य बालक से अलग हो। विशिष्ट बालकों के प्रकार मैंने बताए आपको, 7 प्रकार बताए मैंने। गिफ्टेड, मेंटली रिटार्डेड, लर्निंग डिजेबिलिटी वाले, चाइल्ड विद बिहेवियर डिसऑर्डर वाले, लर्निंग डिसऑर्डर वाले, लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले, ऑडियो विजुअली चैलेंज्ड एंड चिल्ड्रन विद मल्टीपल हैंडीकैप्स। फिर प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? IQ 140 प्लस, वर्क आउटकम ज्यादा, विशिष्ट क्षेत्र में परफेक्ट लॉजिकल थिंकिंग, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता अधिक, क्रिएटिव थिंकिंग का उच्च स्तर, कार्य करने में स्वतंत्र निर्णय, डिसीजन मेकिंग काफी अच्छी। फिर मैंने बताया प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। पहला है उनका पाठ्यक्रम में समृद्धि होनी चाहिए, उनका पाठ्यक्रम थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए उनका? हाई लेवल का, नॉर्मल बच्चे से। विषय वस्तु में अमूर्तता होनी चाहिए। स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा पीरियड, 0 पीरियड, वैकेशंस में क्लास एक्सेट्रा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन देने वाली शिक्षा हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे, निर्देश दे बच्चों को, ताकि वो और मोटिवेटेड रहें।
और योग्य शिक्षक होना चाहिए, एबल एंड इफेक्टिव टीचर होना चाहिए। टीचर शुड बी वेल एजुकेटेड, बौद्धिक रूप से सक्षम हो, मेंटली मैच्योर हो, प्रभावी शिक्षण करता हो, यानी हर एक बच्चा तत्पर होकर पढ़े, और टीएलएम का अधिक से अधिक प्रयोग हो। तो ये हमने देख लिया विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। सर आज ईवीएस की आई थी क्या? आज है 6 तारीख, और ये क्लास लेने से पहले मैंने 5 वीडियो डाल चुका हूं, 6 वीडियो डाल चुका हूं, जिनके ऊपर व्यू है 40, 20, 30। तो आप देखते नहीं है। देखिए यूट्यूब नहीं पहुंचाएगा, यूट्यूब आपके मामा का लड़का नहीं है, या यूट्यूब में आपके कोई चाचा का लड़का नहीं बैठा जो आपको सीधा मोबाइल से फोन करके बोलेगा कि गुरुजी की वीडियो आ गई है। आपको चैनल खोलकर देखना पड़ेगा। ये जो बाकी स्टूडेंट जो 15-20 बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये 15-20 बच्चे नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते, ये दिन में खोलकर चैनल को देखते रहते हैं और जो वीडियोज आती है उनसे नोट्स बनाते रहते हैं। तो मैं एक नई फैमिली बनाने जा रहा हूं, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि पुराने स्टूडेंट बोलते हैं हम साथ है, कोई साथ नहीं है, गिनती के 10-12 बच्चे साथ है बस मेरे। अब दोबारा से जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन यू हैव टू बी विद मी। सर आप भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो व्यूवर ज्यादा आएंगे, लेकिन समझ कम आएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैं वीडियो भी डाल देता हूं। पहले मेरा मेन फोकस है कि मैं कंटेंट दूं जो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अगर कंटेंट मिल भी रहा है तो वो 5-7 मिनट की छोटी छोटी वीडियो है जो व्यूज के लिए परफेक्ट होती हैं, लेकिन बच्चों की किस्मत बनाने के लिए नहीं होती। शायद मैं इसमें सफल, मेरे लिए सफलता ना हो, लेकिन जिनको ये वीडियो मिलती है उनके लिए सफलता निश्चित हो जाएगी। इसीलिए मैं एमसीक्यू की बजाय ये पूरा कंटेंट ही आपको करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं हर एक चीज की करवाऊंगा चीजें, टेंशन मत लो। अब पिछड़ा बालक देखते हैं। विशिष्ट बालक हमने देख लिया, अब हम देखते हैं पिछड़ा बालक। पिछड़े बालक को क्या बोलते हो? बैकवर्ड चाइल्ड। ये किस खेत की मूली है बताओ? पिछड़ा बच्चा किसको बोलते हैं? यानी कि ऐसा बच्चा जो सामान्य बच्चे से बुद्धि, शिक्षा आदि में काफी पीछे रह जाता हो, या फिर आप ये कहो कि अपने क्लास के बच्चों के हिसाब से। मान लो एक बच्चा है राहुल, वो अपनी क्लास में सभी बच्चों से नील है, तो इसका मतलब है कि वो बैकवर्ड बच्चा है, यानी कि अपने समकक्षी। अपने समकक्षी का मतलब होता है अपने क्लासमेट, अपने समकक्षियों के मुकाबले ऐसा बच्चा क्या होगा? बुद्धि, शिक्षा आदि में निम्न होगा। बुद्धि, शिक्षा आदि में निम्न होगा। निम्न का मतलब होता है कम होना। निम्न होगा, कम होगा, निम्न होगा और पीछे रह जाएगा। तो ऐसा बच्चा क्या होगा? ऐसा बच्चा बैकवर्ड चाइल्ड होगा। तो याद रखना, यहां पर मान लीजिए सामान्य बच्चा आ गया, सामान्य से ऊपर कौन सा बच्चा है? गिफ्टेड चाइल्ड, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और सामान्य से नीचे कौन सा आ गया? बैकवर्ड चाइल्ड। और ये दोनों के दोनों को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल चाइल्ड। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? तो बैकवर्ड चाइल्ड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दोबारा से मुझे डेफिनेशन तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये जो पिछड़े बालक होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं। ये भी 2 तरीके के हैं। याद रखना है पिछड़े बालक कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। पहले है सामान्य पिछड़ापन। पहले क्या होते हैं? सामान्य पिछड़ापन। और दूसरे होते हैं विषयगत पिछड़ापन। आपने क्लास में देखा होगा कि एक बालक जो हर सब्जेक्ट में बिल्कुल 0 है, वो सामान्य पिछड़ापन है उसके अंदर। लेकिन एक बच्चा हर चीज में ठीक है, सिर्फ मैथ में थोड़ा सा कमजोर है, तो उसके अंदर विषयगत पिछड़ापन होगा। आपने देखा होगा कि सारी चीजों में बहुत अच्छा, लेकिन मैथ में 0, तो वो विषयगत पिछड़ापन होगा। ठीक है, तो सामान्य जनरल बैकवर्डनेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जनरल बैकवर्डनेस। और इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। समझ में चीजें आई? बिल्कुल समझ में आई। ये जो सामान्य वाली है,
यानी जब बच्चे को एक विषय न आता हो, यानी कि जब बच्चा सभी विषयों में पिछड़ जाए तो सामान्य पिछड़ापन होगा। लेकिन जब बच्चा मानो 5 विषय है, उसमें 4 विषय में अच्छा है और एक में बिल्कुल पिछड़ गया है, तो वो स्पेसिफिक बैकवर्डनेस होगी। तो समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बालकों के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या होते हैं, यहां से भी एक ये पूरा का पूरा टॉपिक हमें समझना जरूरी है, तो समझ लेते हैं। कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस अमंग चिल्ड्रन, यानी कि बालकों के पिछड़ेपन का कारण। छात्रों के पिछड़ेपन का कारण क्या है, उसके बाद देखिए सबसे पहले जो कॉमन रीजन होता है वो बच्चों का आईक्यू कम होता है, इसलिए पिछड़ ही जाएंगे। बताओ उसमें उनकी गलती नहीं होती कुछ भी, क्योंकि आईक्यू कम है, यानी कि लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है। सबसे पहला कारण क्या है? लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि बौद्धिक क्षमता की कमी। क्यों होता है बौद्धिक क्षमता की कमी? क्यों होता है? क्योंकि ऐसे बच्चों का आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है, सामान्य बालकों से कम। सामान्य बालकों से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए बौद्धिक क्षमता की कमी के कारण जो होता है बच्चे पिछड़ जाते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक है बर्ट, वो ऐसा मानते थे। अगर ये भी पूछ ले कि किसने ऐसा कहा तो आप बोलेंगे बर्ट। तो पहला कारण क्या हुआ कि बच्चों का आईक्यू कम होता है ऐसे बच्चों का, इसीलिए वो पिछड़े बच्चे रह जाते हैं। दूसरा होता है वातावरण का प्रभाव, उनके पिछड़ने के अंदर वातावरण का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। देखिए बच्चों पर वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर घर में सभी पढ़े लिखे आदमी हैं तो बच्चे की भी पढ़ने की इच्छा होती है। अगर मान लीजिए कि घर में 10 आदमी हैं, 8-9 अंगूठा छाप है, 10वां बच्चा जो सबसे छोटा है उसका भी मन करेगा कि मैं ना पढ़ता, इनका काम चल रहा है तो मेरा भी चल जाएगा। तो समझ में आई? तो वातावरण का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। तीसरा होता है पिछड़ने का कारण, पिछड़े बालकों का फिजिकल डिफेक्ट। फिजिकल डिफेक्ट, कईयों को फिजिकल डिफेक्ट होता है, यानी कि शारीरिक दोषों के कारण भी पिछड़ जाते हैं बालक। शारीरिक दोष, क्योंकि बच्चे शैक्षणिक जैसे कि अंधे बहरे गूंगे जो बालक हैं उनके पिछड़ेपन का मूल कारण क्या होता है? उनकी शारीरिक विकलांगता होती है। अगर वो शारीरिक रूप से विकलांग ना होते तो वो पिछड़े हुए नहीं होते। शारीरिक विकलांगता, शारीरिक विकलांग बच्चों का पिछड़ने का कारण यही होता है कि वो फिजिकली जो है सामान्य बच्चों से अलग है। अगर वो नॉर्मल होते तो वो पिछड़े हुए ना होते। तो फिजिकल डिफेक्ट तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, चौथा मिलता है कई बार आपको स्वभाव संबंधी दोष। स्वभाव संबंधी दोष, इसका मतलब क्या होता है? टेम्परामेंटल डिफेक्ट्स। टेम्परामेंटल डिफेक्ट्स का मतलब क्या होगा? देखिए कई बार स्वभाव संबंधी दोषों की वजह से बच्चे पिछड़ जाते हैं। ऐसे बच्चे संवेगों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, संवेगों पर कंट्रोल नहीं, संवेगों पर इनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई की ओर रुझान कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? पढ़ाई की तरफ रुझान कम। बेबी डू यू लव मी,
नो आई डोंट लव यू, ऐसा सुनकर किसी का दिल टूट गया, क्या पड़ेगा? वो 1 महीना रोएगा। तो ऐसे में कई बालकों के अंदर संवेगों पर कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई के अंदर वो सामान्य बच्चों से नीचे आ जाते हैं। तो समझ में आ गया कारण या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। एक और कारण होता है 5वां पिछड़े बालकों का पिछड़ने का। वो क्या होता है? क्या बोलूं उसको, रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट रेस्पॉन्सिबल। यानी कि जब बच्चे अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होंगे तो भी वे पिछड़ जाएंगे। यानी कि जो बच्चे पबजी खेल रहे होंगे या क्लासरूम में फोन से खेल रहे होंगे, तो क्या वो अच्छे तरीके से नॉर्मल बच्चे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अध्यापक की बात अनसुनी कर देना, यानी कि जानबूझ करना पढ़ना, जानबूझकर कर्तव्यों का पालन ना करना। आपने देखा होगा ना, फिजिकली बिल्कुल फिट हैं लेकिन पढ़ाई के नाम पर सिर कटता है। तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? नॉट रिस्पॉन्सिबल। या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, अगर बिल्कुल अंग्रेजी बाबू अगर आपको बनना है तो ट्रूएंसी। यानी कि इन बच्चों के अंदर ट्रूएंसी की कमी मिलती है, ट्रूएंसी की कमी, कर्तव्य त्यागिता की कमी, कर्तव्य त्यागिता की कमी। तो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने किया है एक बार, है ना। हमने जब ये शुरू किया पिछड़ा बालक कौन होता है, तो मैंने आपको बताया कि अपने क्लासमेट यानी समकक्षियों के मुकाबले में बुद्धि शिक्षा आदि में जिसका लेवल नीचे होगा और जो पीछे रह जाएगा उसे आप पिछड़ा बालक बोलोगे। 2 तरीके के होते हैं, जनरल बैकवर्डनेस और स्पेसिफिक बैकवर्डनेस, सामान्य पिछड़ापन और विषयगत पिछड़ापन। और बैकवर्डनेस के कई कारण होते हैं, जिसके अंदर हमने कितने कारण देखे? 5 कारण देखे। सबसे मेन 5 कारण कौन कौन से थे कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस अमंग चिल्ड्रन के? पहला था लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बौद्धिक क्षमता की कमी, आईक्यू कम होगा बच्चों से सामान्य से। वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ऐसा है जहां पर सारे अनपढ़ हैं तो वो भी नहीं पढ़ेगा। जी सर, आप अपनी पिक्चर स्क्रीन पर पुट किया करो। चलिए, फिजिकल डिफेक्ट, शारीरिक दोष, शारीरिक विकलांगता होती है। स्वभाव संबंधी दोष होते हैं, टेम्परामेंटल डिफेक्ट मिलते हैं, क्योंकि संवेगों पर कंट्रोल नहीं होता, इमोशंस पर, पढ़ाई की तरफ रुझान कम हो जाता है। ट्रूवेंसी की कमी, कर्तव्य त्यागिता की कमी मिलती है, जानबूझ कर कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जानबूझ कर नहीं पढ़ते, है ना। छात्र जो होते हैं ऐसे अध्यापक की बात ध्यानपूर्वक न सुनकर टाल देते हैं, तो वे क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए? आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में तो हमने बात की थी कि उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो पिछड़े बालकों की शिक्षा के बारे में भी बात करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मुझे देखकर क्या करोगे? मैं तो अच्छा, मुझे देखना चाहते हो क्या? मैं तो यार गायब हूं अभी, मुझे देखकर क्या करोगे? पता नहीं भाई, मैं तो गायब ही हूं अभी, गायब ही रहता हूं। फिर बाद में आपसे मुलाकात करूंगा, आज की क्लास में नहीं। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं अब। यहां पर देखिए बालकों के पिछड़ेपन के, देखिए कारण तो हमने देख लिए, शिक्षा देख लेते हैं एक बार। क्या देख लेते हैं? शिक्षा देख लेते हैं। पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़े बालकों की शिक्षा।
बताओ जी, शिक्षा कैसी होनी चाहिए इनके लिए? सबसे पहला है इंडिविजुअल अटेंशन वाली होनी चाहिए। इंडिविजुअल अटेंशन वाली। इंडिविजुअल अटेंशन का मतलब है व्यक्तिगत ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान देने वाली होनी चाहिए। ठीक है, यानी अध्यापक को बच्चों की समस्या को लेकर पर्सनली ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देकर उनकी हेल्प करो, उनकी उस समस्या को सॉल्व करो। तो इंडिविजुअल अटेंशन अगर आप पिछड़े बालकों को दोगे तो उनकी समस्याएं सॉल्व होगी। तो पहली चीज तो ये थी। सारी चीज समझ में आ गई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी। दूसरी चीज इनके लिए होनी चाहिए एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मेंटल एबिलिटी। यानी कि ये जो पिछड़े बालक हैं इनकी मानसिक क्षमता के अनुसार शिक्षा दो इनको, इनकी मानसिक क्षमता के अनुसार शिक्षा। सामान्य बच्चे को जो चीज आप पढ़ा रहे हो इनको नहीं पढ़ा सकते आप, वो चीज इनको तभी पढ़ा सकते हो जो इनके लेवल की हो। तो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता के अनुसार शिक्षा। ठीक है, क्योंकि अगर आप करिकुलम को मानसिक क्षमता के अनुसार नहीं बनाएंगे या इनका करिकुलम ऐसा होगा जो इनकी मेंटल एबिलिटीज के हिसाब से नहीं होगा तो ये पिछड़ जाएंगे। तो इनको पिछड़ने से बचाना है तो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट इनके लिए क्या होना चाहिए? प्रोवाइड एडुकेट, यानी कि उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। प्रोवाइड एडुकेट की स्पेलिंग क्या होगी? ADEQUATE, एडुकेट एनवायरमेंट। यानी इन बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। क्योंकि बच्चों को उपयुक्त वातावरण अगर पिछड़े बच्चों को प्रदान करोगे तो वो बच्चे पिछड़ेंगे नहीं। अध्यापक को पहल करने का मौका देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, उन्होंने कहा था कि स्कूल में ऐसे होने चाहिए शिक्षा जिसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हो, प्ले हो और पार्टिसिपेशन हो। यानी कि याद रखना, ऐसे बच्चों के लिए एनवायरमेंट के अंदर कैसी कैसी चीजें होनी चाहिए? डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए, यानी कि प्रदर्शन इनके सामने काफी चीजें हुआ करो। उसके बाद प्ले होने चाहिए और उसके बाद कैसी चीजें होनी चाहिए? पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है सहभागिता। ऐसे बच्चों को पार्टिसिपेट करवाओ। प्ले का मतलब होता है नाटक और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी। उसके बाद एक और इनकी शिक्षा के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा इनके लिए, शारीरिक दोषों में सुधार लाकर। इनके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शारीरिक दोषों में सुधार लाने वाली। शारीरिक दोषों में सुधार लाकर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बाय ट्रीटिंग फिजिकल डिफेक्ट्स, बाय ट्रीटिंग फिजिकल डिफेक्ट्स। देखिए, अध्यापक को पढ़ाते समय अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कम दिखने वालों को आगे बैठाना चाहिए, जिनको सुनने में दिक्कत है उनको मशीनें दे देनी चाहिए, जो बच्चों को पैर वगैरह में दिक्कत है उनको कुर्सी दे देनी चाहिए, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं से भी अवगत कराना चाहिए। तो अगर आप शारीरिक दोषों में सुधार लाते हैं तो उससे बैकवर्डनेस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आपको आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है कि ये जो पिछड़े बालकों के प्रकार मैंने आपको बताए थे, देखिए यहां पर मैंने ऊपर आपको पिछड़े बालकों के प्रकार बताए थे, उसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, टाइप्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। इसके अंदर क्या लिखो आप? एक नया टॉपिक करते हैं, टाइप्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। वो विशिष्ट बालकों के प्रकार थे।
ये पिछड़े बालकों के प्रकार है। फर्क समझो इसके अंदर। इससे पहले जो मैंने ऊपर लिखवाया था वो मैंने बताया था कि विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा बैकवर्ड चाइल्ड भी कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि पिछड़े बच्चों के प्रकार, पिछड़े बच्चों के प्रकार। बताओ पिछड़े बच्चों के कितने प्रकार होते हैं? तभी तो मैंने कहा है कि इन क्लासेस के अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैं छोड़ूंगा। क्लियरली सारी चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, डेली आना है, ठीक है। चलिए देखिए, बालकों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है इसके अंदर शारीरिक विकलांग। कैसे? शारीरिक विकलांग, फिजिकली हैंडीकैप्ड। दूसरे इसके अंदर होते हैं मानसिक न्यूनता, मेंटली रिटार्टेड। और तीसरे इनके अंदर होते हैं सांवेगिक अस्थिरता। क्या? सांवेगिक अस्थिरता, यानी कि इमोशनली डिस्टर्ब। तो पिछड़े बालकों के 3 मेन प्रकार हो गए, शारीरिक विकलांग, मानसिक न्यूनता और सांवेगिक अस्थिरता, फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली रिटार्टेड और इमोशनली डिस्टर्ब्ड। ठीक है, अब ये शारीरिक विकलांग कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। यानी कि जो हमने पहला इसके अंदर देखा था वो क्या था? शारीरिक विकलांग। फिजिकली हैंडीकैप्ड किनको बोलेंगे? पिछड़े बालकों में ये पहला प्रकार था। देखिए, वो बच्चे होंगे जो अपंग होंगे, यानी कि ऐसे बच्चे क्या होंगे? अपंग होंगे। अपंग का मतलब क्या होगा? ऐसे बच्चे, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे। ठीक है, एक एक चीज खोल खोल कर आपको बतानी जरूरी है ताकि नंबर ना कटे। दूसरे इनके अंदर होती है मानसिक न्यूनता वाले, जो हमने दूसरे नंबर पर बताया था, मानसिक न्यूनता वाले। इनको बोलते हैं मेंटली रिटार्टेड। क्या बोलते हैं? मेंटली रिटार्टेड। ये कैसे होते हैं? देखिए जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती है, यानी कि इनका आईक्यू बहुत कम होगा। सबसे पहली बात क्या होगी? बुद्धि लब्धि बहुत कम होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि व्यवहार में यह चीज प्रदर्शित होगी, व्यवहार में यह चीज रिफ्लेक्ट करेगी। आप उनसे बातचीत करोगे, उनका व्यवहार देखोगे, आप बता दोगे कि ये मेंटली रिटार्टेड है। तीसरी जिसके बारे में हमने बात की थी वो क्या थी? वो था आपका, देखो, मानसिक न्यूनता। चलो मैं इसको थोड़ा सा और आपको एलैबोरेट कर देता हूं, इस दूसरे वाले पॉइंट को, क्योंकि यहां पर मैं आपको टेबल ही समझा देता हूं। चलो लगे हाथों, टेबल समझा देता हूं। चलिए, ये जो मानसिक न्यूनता वाले बच्चे थे, आईक्यू बहुत कम होगा, व्यवहार में यह चीज रिफ्लेक्ट करेगी। इनका वर्गीकरण कर देते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर पहला होता है माइल्ड रिटार्डेशन। माइल्ड रिटार्डेशन को बोलते हैं निम्न मंदन। क्या बोलते हैं? निम्न मंदन। ये जो निम्न मंदन वाले होते हैं 50 से 70 के बीच आईक्यू होता है, 50 से 70 के बीच आईक्यू। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट रिटार्डेशन होती है। माइल्ड के बाद क्या आती है? मॉडरेट। इतनी डीप क्लास कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये 40 से 50 आईक्यू। ठीक है, फिर होता है, इसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट को क्या बोलते हैं? सामान्य। मॉडरेट को क्या बोलेंगे? सामान्य मंदन। ठीक है,
जो तीसरी होते हैं वो होते हैं तीव्र मंदन। क्या होते हैं? तीव्र मंदन। उसको बोलते हैं सर्व रिटार्डेशन। ठीक है, सर्व रिटार्डेशन। इनकी आईक्यू होती है 25 से 40 के बीच आईक्यू। इनका 25 से 40 के बीच आईक्यू। और फिर जो इनका चौथा प्रकार होता है जो सबसे खतरनाक है, वो होता है अति गंभीर मंदन, प्रोफाउंड रिटार्डेशन। पच्चीस से कम बुद्धि लब्धि। समझ गए होंगे अब सारी चीजें या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे, एक एक चीज समझ गए होंगे। और जो पिछड़े बालकों का तीसरा प्रकार था, अब उसको देख लेते हैं। यह भी चीज मैंने आपको चलो करवा दी। तीसरा हमने क्या देखा था? सामवेगिक अस्थिरता। सामवेगिक अस्थिरता, इमोशनली डिसबैलेंस। सबसे पहली बात कि इनका जो व्यवहार होगा, व्यवहार अनस्टेबल होगा, अस्थिर होगा। ये कभी भी रोना शुरू कर देते हैं, कभी भी हंसना शुरू कर देते हैं। यानी कि कभी भी हंसना शुरू, हंसना स्टार्ट, कभी भी रोना स्टार्ट। ठीक है। अब पार्ट नंबर 1 था ये। पार्ट नंबर 2 में इसी के अंदर काफी चीजें रहती हैं, जैसे कि क्रिएटिव बच्चा क्या होता है, क्रिएटिव बच्चों की विशेषताएं क्या है, क्रिएटिव बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, समस्यात्मक बालक कौन है, उसकी शिक्षा और उसके उपचार क्या होंगे। और फिर एक और टाइप रहेगा अपराधी बालक, उनके उपचार और शिक्षा क्या होंगी, कौन कौन सी विधियां होंगी जिससे अपराधी बालक को आप जो है सामान्य बच्चे में टर्न करें या उसको जो थोड़ा सा ट्रीट करें। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें की हैं। एक बार लास्ट में गो थ्रू कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने किया क्या। आज की क्लास के अंदर हमने शुरू किया था एक चैप्टर जिसका नाम है स्पेशल चाइल्ड, जिसे बोला जाता है विशिष्ट बालक। सबसे पहले देखा विशिष्ट बालक कौन है, फिर विशिष्ट बालकों के प्रकार बताए, 7 प्रकार। फिर प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड की विशेषताएं बताई। क्या बताई? प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। विशेषताओं को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो विशेषताएं बताई मैंने आपको प्रतिभाशाली बालकों की। उसके बाद प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसके लिए मैंने 4 पॉइंट बताए। फिर मैंने बताया पिछड़ा बालक क्या होता है, 2 तरीके के पिछड़ेपन कौन से होते हैं। कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस अमंग चिल्ड्रन, बालकों के पिछड़ेपन के कारण क्या है, 5 कारण बताए मैंने आपको। कितने कारण? 5, और उनको डिस्कस किया। उसके बाद पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वो आपसे मैंने डिस्कस किया यहां पर कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए ऐसे बालकों के लिए। उसके बाद शिक्षा के बाद मैंने आपको बताया कि बैकवर्ड बच्चों के प्रकार 3 थे, शारीरिक, मानसिक और सामवेगिक। तो शारीरिक विकलांगता मैंने आपको बताई, फिर मानसिक न्यूनता के मैंने आपको 4 प्रकार बताए। उसके बाद सामवेगिक अस्थिरता भी मैंने आपको बता दी। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में कल मिलता हूं आप लोगों से इसके पार्ट 2 में। ख्याल रखिए अपना, और हो सके तो वीडियोस देखें, क्योंकि यार कब तक रहूंगा मैं भी, आप सोच के देखो ना यार, कब तक। एक हद होती है हर एक चीज की, लेकिन अब की बार मुझे वो हद ही पार करनी है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूं, वरना मैं कब का जा चुका होता। क्योंकि सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है मुझे, कसम से। आज की 5-6 वीडियो भी जो मैंने डाली, कुछ भी उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं था। ये क्लास लेने से पहले मैं 5 या 6 वीडियो कितनी डाल चुका हूँ वीडियो आज, 1 2 3 4 5 6 6 वीडियो डाल चुका हूँ। तो वो जरूर देखिएगा। कल आता हूं आप लोगों के सामने। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, दूसरों के चैनल सब्सक्राइब कर ले, तो मेरे अंदर क्या कमी है, मेरा भी कर लो यार। ठीक है, बाकी टेक केयर, ख्याल रखिए।